नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। एसईसीआई ने 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए 10 बिलियन की सावधि ऋण के लिए प्रस्ताव किया आमंत्रित। गडकरी ने लद्दाख में सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए की परिव्यय को दी मंजूरी। सरकार राजमार्ग निर्माण में अपशिष्ट पदार्थों को शामिल करने की तलाश रही तरीके। बेहतर रिटर्न के लिए 2024 में शीर्ष 4 सेक्टरों पर रखें नजर। उद्योग विशेषज्ञों को 2024 में संपत्ति की कीमतों में लगभग 10% वृद्धि की उम्मीद। अमिताभ बच्चन ने 2.07 करोड़ रुपए के वार्षिक किराए पर वाणिज्यिक स्थान लिए किराए पर। समझदार घर खरीदारों और चतुर निवेशकों के लिए पसंदीदा विकल्प। अयोध्या में रियल एस्टेट बूम ने वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण पर पैदा कर रही है चिंता। पिछले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकल्प पर सबसे अधिक खर्च करने वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्य। भारत का नवंबर में बुनियादी ढांचा उत्पादन साल दर साल 7.8% तक बढ़ा। सरकार ने कोयला बुनियादी ढांचे में सुधार किया, 30 से अधिक नई परियोजनाएं की गई शुरू। भारत के 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना। ब्लैक बॉक्स का लक्ष्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर कर रही है ध्यान केंद्रित। पीएम साल के अंत से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की करेंगे घोषणा। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए की हाउसिंग इंफ्रा परियोजनाओं का करेगा वित्त पोषण। एल&टी कंस्ट्रक्शन को बिजली उपयोगिता प्रणाली स्थापित करने के लिए मिला ईपीसी अनुबंध। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी एसईसीआई ने सत्य जिले के रामगिरी गांव में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए 10 बिलियन के सावधि ऋण के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से बोलियां आमंत्रित की हैं। ऋण एकाधिक बैंक के आधार पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर 20 वर्षों के लिए होना चाहिए, जिसमें 2 वर्ष की मोहलत भी शामिल है। बैंक द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम राशि 2.5 बिलियन और उसके बाद 2.5 बिलियन के गुणक में होनी चाहिए। स्वीकृत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 साल के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। एसईसीआई को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कार्यक्रम चरण 2 के तहत 4.47 मिलियन की व्यवहार्यता अंतर्निधि के साथ भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA द्वारा 1.2 गीगावाट सौर परियोजनाओं को विकसित करने का अनुबंध दिया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 29 सड़क परियोजनाओं के लिए 1170.16 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य राजमार्ग प्रमुख और अन्य जिला सड़कें शामिल हैं। गडकरी ने शुक्रवार को इसके अतिरिक्त कहा, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए CRIF योजना के तहत 8 पुलों के लिए 181.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला लद्दाख अनुमोदित पहलों के माध्यम से अपने दूर दराज के गांवों तक बेहतर कनेक्टिविटी का गवाह बनेगा। मंत्री ने कहा कि इस बढ़े हुए आवंटन से विशेष रूप से कृषि और पर्यटन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के साथ सड़क निर्माण को एकीकृत करने के लिए एक नीति का मसौदा तैयार कर रही है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे तटबंधों के निर्माण में ठोस अपशिष्ट से निष्क्रिय सामग्री को शामिल करना शामिल होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पायलट परियोजनाओं की सफलता के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस मसौदे नीति को तैयार किया है।
और इसके प्रस्तावों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का निपटान एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है, जहां अनुमानित 10,000 हेक्टेयर भूमि डंप साइटों से घिरी हुई है। ये लैंडफिल साइटें अधिकतम क्षमता के करीब हैं और पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। डंप स्थलों से उपलब्ध निष्क्रिय सामग्री का उपयोग संभावित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों के तटबंधों के निर्माण में किया जा सकता है। सरकार ने निष्क्रिय अपशिष्ट पदार्थ की इस क्षमता को अनुकूलित करने के लिए राजमार्ग निर्माण को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक दीर्घकालिक धर्मनिरपेक्षक मेगा ट्रेंड पर है, जहां ऐतिहासिक के साथ संबंध अलग अलग धर्मनिरपेक्षक चालकों के साथ गड़बड़ हो रहा है, जो वर्तमान निवेश परिदृश्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मैक्रो के लिए जोखिम वैश्विक मंदी और भू राजनीतिक तबाही की ओर झुका हुआ है, जो भारतीय इक्विटी बाजार में रुक रुक कर अस्थिरता का दौर पैदा करता है। हमारे आशावाद की नींव इस कथन में निहित है कि भारत विश्व स्तर पर खुद को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि उम्मीदों से अधिक मजबूत रही है। वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में कमाई अच्छी रही। इसके अलावा हमने देखा कि एक सकल घरेलू उत्पाद में मुनाफे का अनुपात बढ़ गया है, जो वर्तमान में लगभग 5% तक बढ़ गया है और अगले 3 वर्षों में और भी बढ़ने का अनुमान है। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में वर्ष 2023 में वापसी हुई और मिड सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट आगे रहा। एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 7 शहरों यानी बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे में 2022 में 3,64,870 इकाइयों के मुकाबले 2023 में लगभग 4,76,530 इकाइयों बेची गई। नारेडको नेशनल के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि चूंकि भारत में आवास की कमी है, इसलिए टिकाऊ आवास की मांग में तेजी बनी रहेगी। आपूर्ति की एक मजबूत पाइपलाइन विकसित की जा रही है। मेट्रो और स्तरीय शहरों में रियल एस्टेट की मांग में वृद्धि हुई है। भारतीय जनसंख्यिकी के बीच बढ़ती प्रयोज्य आय और बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए 2024 के लिए मांग में वृद्धि की परिणाम स्वरूप संपत्ति की कीमतों में 10 से 12% की वृद्धि होगी। साथ ही वाणिज्यिक और खुदरा स्थान का स्नोबॉल वितरण भी होगा। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई के ओशिवारा इलाके में लगभग 10,000 वर्ग फुट की 4 व्यावसायिक इकाइयों को 2.07 करोड़ रुपए के वार्षिक किराए और 1.03 करोड़ रुपए की सुरक्षा जमा राशि पर किराए पर लिया है। वाणिज्यिक स्थान को वार्नर म्यूजिक इंडिया लिमिटेड को 5 साल के लिए किराए पर दिया गया है। propstack.com द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार चौथे वर्ष से वार्षिक किराया बढ़कर 2.38 करोड़ रुपए हो जाएगा। बच्चन ने अगस्त 2023 में ओशिवारा में उपरोक्त 4 कार्यालय स्थान खरीदे थे। 4 इकाइयों को बच्चन ने 7.18 करोड़ रुपए में खरीदा था। बच्चन के साथ कार्तिक आर्यन, मनोज वाजपेयी और सारा अली खान ने भी मुंबई में कार्यालय स्थान खरीदे हैं, जो बेहतर किराए की उपज के लिए आवासीय संपत्तियों के बजाय वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेश करने वाले कई बॉलीवुड सितारों की प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। लग्जरी रियल एस्टेट अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जो दुनिया भर में समझदार घर खरीदारों और समझदार निवेशकों के लिए प्रमुख पसंद बन गया है। निवेश के गतिशील क्षेत्र में 2023 दुनिया भर में समृद्ध संपत्तियों में बढ़ती रुचि का प्रमाण है। ये उछाल आकस्मिक नहीं है, ये समृद्ध निवेशकों को इन प्रतिष्ठित संपत्तियों की ओर प्रेरित करने वाले कारकों के मिश्रण को दर्शाता है। विशेष रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर इस प्रवृत्ति के केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें लग्जरी आवास की बिक्री में उल्लेखनीय 54% की वृद्धि हुई है।
गुरुग्राम इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे परिवर्तनकारी बाजार आगामी रियलिटी हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। मोहम्मद आजम कादरी ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस को वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए 1 दर्जन से अधिक पत्र लिखे हैं। मुस्लिम कब्रिस्तानों, ईदगाहों और मस्जिदों पर अतिक्रमण हो रहा है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है, लेकिन प्रतिनिधित्व को गंभीरता से नहीं लिया गया है। कादरी, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उप समिति अयोध्या के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि साकेत डिग्री कॉलेज के पास एक ईदगाह और कब्रिस्तान की 3000 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो पिछले 3 वर्षों में प्रभावित 10 संपत्तियों में से एक है। वो अतिक्रमण का श्रेय अयोध्या में भू माफिया की अचानक दिलचस्पी को देते हैं, जिससे शहर की रियल एस्टेट में उछाल आया। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद, जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे 22 जनवरी को पवित्रता किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में भारत ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया है। ये वृद्धि नए राजमार्गों, रेलवे लाइनों और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के रूप में स्पष्ट है। आरबीआई के डेटा से पता चलता है कि इस अवधि में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामूहिक रूप से कैपेक्स पर 43.63 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये पिछले 5 साल की अवधि में खर्च किए गए 24.81 लाख करोड़ रुपए से महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। ये उछाल कई राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर पर्याप्त ध्यान देने से प्रेरित है। यहाँ पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक पूंजीगत व्यय वाले शीर्ष 10 राज्यों की सूची दी गई है। नवंबर में भारत का बुनियादी ढांचा उत्पादन साल दर साल 7.8% बढ़ा। लगभग सभी क्षेत्रों में वृद्धि के साथ सरकारी आंकड़ों से शुक्रवार को पता चला, बुनियादी ढांचा उत्पादन, जिसमें कोयला और बिजली सहित 8 क्षेत्र शामिल है, औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा। आंकड़ों से पता चलता है कि महीने में बिजली उत्पादन 5.6% बढ़ा, कोयला उत्पादन 10.9% बढ़ा और इस्पात क्षेत्र में साल दर साल 9.1% का विस्तार हुआ। रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन 12.4% बढ़ा। नवंबर में सीमेंट उत्पादन साल दर साल 3.6% कम हुआ, जबकि कच्चे तेल का उत्पादन 0.4% गिर गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में बुनियादी ढांचे का उत्पादन साल दर साल 8.6% तक बढ़ा। भारत के कोयला क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में कोयला मंत्रालय ने 103 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से 31 को चालू कर दिया है, जो देश भर में कोयले की निर्बाध निकासी को बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। कोयला मंत्रालय ने 2023 के लिए अपनी वर्षांत समीक्षा में कहा कि ये परियोजनाएं, जो आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए मंत्रालय की रणनीति का अभिन्न अंग है। उनकी संयुक्त क्षमता 291 मिलियन टन प्रति वर्ष है। मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025 तक 1.31 बिलियन टन और 2030 तक 1.5 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य रखा है। इस पहल का एक प्रमुख पहलू कोयला परिवहन प्रणाली का विकास है, जो लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल दोनों है। इसमें राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना शामिल है, जो कोयला खदानों के पास रेलवे साइडिंग के माध्यम से कोयला निकासी क्षमताओं को बढ़ाने और कोयला क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने पर केंद्रित है। एसोचैम ने गुरुवार को कहा कि मजबूत उपभोक्ता मांग के कारण भारत 2024 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है, जिससे रेलवे और विमान सहित निर्माण, आतिथ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश में बढ़ोतरी होगी। भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग बरकरार रखा है। सरकारी खर्च और विनिर्माण से मिले बूस्टर शॉट्स के कारण जुलाई-सितंबर तिमाही में इसकी जीडीपी उम्मीद से कहीं अधिक
7.6% की दर से बढ़ी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि 7.6% रही, जो अधिकांश अनुमानों से अधिक है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा अनुमानित 6.5% भी शामिल है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल की समान तिमाही में विकास दर 6.2% और पिछली तिमाही में 7.8% थी। भारतीय आईटी कंपनी ब्लैक बॉक्स को महत्वपूर्ण तकनीकी बुनियादी ढांचे की मांग के कारण अगले 3 वर्षों में राजस्व में 3 गुना वृद्धि होकर $2 बिलियन होने की उम्मीद है। ब्लैक बॉक्स के अध्यक्ष और सीईओ संजीव वर्मा ने पीटीआई भाषा को बताया कि कृत्रिम एकीकरण के साथ साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, आधुनिक कार्यस्थल, साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी को एक बड़ा रनवे मिलेगा। मुझे लगता है कि डेटा सेंटर की ओर से हाइब्रिड गतिविधि, महाद्वीपों और संस्कृतियों में लोगों के सहयोग की आवश्यकता, हाइब्रिड कार्यस्थल जो कि कोविड के बाद एक आदर्श बन गए हैं, उनके आधार पर हम डिजिटल बुनियादी ढांचे के व्यवसाय के भविष्य को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में दोहरी अंकों में वृद्धि होगी और अगले 3 वर्षों में राजस्व $2 बिलियन यानी 16,632 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 2024 की पहली छमाही में होने वाले आम चुनावों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में ₹8 प्रति लीटर से अधिक की भारी कटौती पर काम कर रही है, जिसकी घोषणा कैलेंडर वर्ष समाप्त होने से पहले की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की मंजूरी के लिए दोनों ईंधनों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो गुरुवार को आ सकती है। भारी कटौती के लिए मंत्रालय के प्रस्ताव में तर्क आयातित कच्चे तेल की खरीद मूल्य में तेज गिरावट है, जो इन 2 ईंधनों के उत्पादन के लिए रिफाइनरियों में जाता है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 यानी अप्रैल से मार्च के दौरान अब तक कच्चे तेल की कीमत औसतन $77.14 प्रति बैरल थी। केवल 2 महीनों यानी सितंबर में $93.54 और अक्टूबर में 90.08 में बढ़ोतरी देखी गई। 2022 से 23 में कच्चे तेल की औसत कीमत $93.15 प्रति बैरल थी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गुजरात में आवास और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 14,500 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा। एक्सचेंज फाइलिंग में बुधवार को कहा गया कि कंपनी ने परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ और राज्य के अधिकारियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने जनवरी में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 से पहले आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थानों से निवेश के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। घोषणा के बाद बुधवार को बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में 0.98% की बढ़त की तुलना में हुडको के शेयर 8.16% बढ़कर बंद हुए। लार्सन एंड ट्रूबो की निर्माण शाखा को सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में अमाला परियोजना के लिए टर्नकी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। एलएनटी की सहायक कंपनी उक्त परियोजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोगिताओं से संबंधित विभिन्न प्रणालियों की स्थापना के लिए जिम्मेदार होगी। एलएनटी को सौंपी गई परियोजना में लगभग एक अनुकूलित ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली होगी। 250 MWP सौर पीवी संयंत्र और 700 MWH बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बिजली प्रणालियों के दायरे में जैव ईंधन आधारित आंतरिक दहन इंजन, 3 गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें और मध्यम वोल्टेज वितरण नेटवर्क भी शामिल है। इसके अलावा जल प्रणालियों के दायरे में 37 MLD समुद्री जल रिवर्स
ऑस्मोसिस संयंत्र, 6 MLD सीवेज उपचार संयंत्र, सेवन और आउटफॉल सहित समुद्री कार्य, टैंक फॉर्म, पीने योग्य जल नेटवर्क, अपशिष्ट जल नेटवर्क और उपचारित सीवेज अपशिष्ट नेटवर्क का निर्माण शामिल है। आज के EPC के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।